अपने दिल छू लेने वाली कहानी। अरे समधी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटी तो आपकी ही है और बेटा बहू तो अपने ही होते हैं। जगदीश जी ने बात संभालने की कोशिश की, पर सामने बैठे बाबूलाल जी के चेहरे पर बरसों की थकान और दबा हुआ दर्द एक साथ उतर आया था। अपने? बाबूलाल जी की आवाज़ में हंसी नहीं, कसक थी। 2 साल से यही समझ रहा हूँ कि मेरे घर में अपने सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रह गए हैं। बेटा भी जैसे मेहमान बन गया है। आता है, 2 घंटे बैठता है, बच्चों की तरह हड़बड़ी में चाय पीता है और फिर लेट हो रहा है कहकर निकल जाता है। बैठक के कोने में खड़ी गीता जी और उनकी बेटी प्रार्थना, दोनों की नज़रें ज़मीन पर टिक गईं। प्रार्थना के हाथ में उसका फ़ोन था, जिसे वह बार बार उलटती पलटती रही, मानो स्क्रीन पर कोई जवाब लिखा मिल जाएगा। बाबूलाल जी ने धीरे से सांस ली। मैं कोई जिद्दी बूढ़ा नहीं हूँ समधी जी। मैं समझता हूँ नौकरी है, जिम्मेदारियाँ हैं, पर क्या रिश्तों की भी कोई छुट्टी होती है? मेरी पत्नी मनोरमा त्योहार पर सबकी पसंद की मिठाई बनाती है, सोचती है बेटा आएगा तो गर्मा गर्म खिलाऊंगी, और फिर वह मिठाई अगले दिन डिब्बे में बंद हो जाती है। मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता, वह बस मुस्कुरा देती है। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। पर अगली बार ही नहीं आता। जगदीश जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने एक पल पत्नी और बेटी की तरफ देखा, फिर बाबूलाल जी की तरफ मुड़े। माफ़ कीजिएगा समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। बेटी की शादी कर दी, जिम्मेदारी निभा दी, ये सोचकर हम निश्चिंत हो गए। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपने ससुराल के साथ किस तरह चल रही है। प्रार्थना की पलकें फड़फड़ाईं, जैसे किसी ने उसके मन में चुभती हुई सुई लगा दी हो। जगदीश जी ने पहली बार आवाज़ कड़ी की, प्रार्थना। प्रार्थना ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट भी थी और अपराध बोध भी। तुम आज ही अपने ससुराल जाओगी? जगदीश जी ने साफ कहा। और ये मत समझना कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। जिस तरह तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे इंतज़ार में दरवाजे की तरफ देखते हैं, उसी तरह रौनक के माता पिता भी तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तुम मायके आती हो, ठीक है, पर दोनों तरफ का संतुलन भी कोई चीज़ होता है। अगर ससुराल में तुम मेहमान बनकर जाओगी तो याद रखना, फिर मायके में भी तुम्हारा स्वागत मेहमानों की तरह ही होगा। गीता जी ने धीरे से कहा। इतना सख्त मत बोलिए। जगदीश जी ने उसे रोक दिया। सख्ती नहीं है गीता, ये समय रहते किया गया इलाज है। हम ही ढील देते रहे, इसलिए ये गांठ इतनी बड़ी हो गई। प्रार्थना कुछ कहना चाहती थी कि रौनक भी तो काम में व्यस्त रहता है, कि शहर में ट्रैफिक बहुत है, कि उसकी सहेलियां कहती हैं ससुराल में ज़्यादा मत घुसो वरना फंस जाओ। पर पिता के चेहरे पर निर्णय देखकर उसके होंठ सिल गए। वह बिना बहस किए अंदर गई, कपड़ों की अलमारी खोली, 2 सूट, बच्चों के कपड़े, रौनक की शर्ट, ज़रूरी दवाइयाँ सब बैग में रखने लगी। उसके बेटे कार्तिक ने पूछा, मम्मा नानी के घर नहीं रुकेंगे? प्रार्थना ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कार्तिक के सिर पर हाथ फेरकर बस इतना कहा, हम दादी के घर भी रहते हैं बेटा, दादी भी तो हमारी है। रात को जब वे रवाना हुए तो बाबूलाल जी के साथ उनका कोई ज़्यादा संवाद नहीं हुआ। वे चुप थे, पर उनकी चुप्पी में शिकायत नहीं, उम्मीद थी। जगदीश जी ने बाहर तक छोड़ते हुए रौनक से कहा, बेटा घर संभालना सिर्फ पैसों से नहीं होता, रिश्तों से होता है। तुम भी अपने माँ बाप से दूर मत रहना और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चलना। रौनक ने सिर झुकाकर कहा, जी समझ गया। गाड़ी चली तो प्रार्थना की आंखें रास्ते की रोशनी में भीगने लगी। उसे याद आया, मनोरमा जी ने उसकी शादी के बाद पहली बार जब उसे रसोई में आते देखा था, कितना प्यार से कहा था, बहू
चाय मैं बना देती हूँ, तू बैठ जा, सफ़र से थकी होगी। और उसने उस दिन जवाब दिया था, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ। फिर धीरे धीरे वही मैं कर लेती हूँ खत्म हो गया, और उसके साथ खत्म हो गया वह अपनापन जो बिना बोले मिल जाता था। घर की डोरबेल बजी। मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रौनक और प्रार्थना को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। अरे तुम लोग आज? फिर सहसा उनके चेहरे पर हल्की चिंता आई। सब ठीक तो है ना? रौनक झेप गया। प्रार्थना ने नज़र झुका ली। रौनक ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ इस बार हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे, आपके बिना मन नहीं लगता था। मनोरमा जी जैसे एक पल को भरोसा ही नहीं कर पाई, फिर जल्दी से बोली, सच? रुको रुको, मैं अभी आई। वे भागती हुई पूजा घर गई। थाली में दीपक रखा, अक्षत, कुमकुम और आरती उतारने लगी। मेरे बच्चे घर आए हैं। उनकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे शब्दों के पीछे 2 साल की प्यास छिपी हो। प्रार्थना की आंखों से आंसू निकल गए। उसने जल्दी से पल्लू से पोंछे, पर मनोरमा जी ने देख लिया। उन्होंने उसे अपने पास खींच लिया, सिर पर हाथ रखा। रो मत बहू, घर आई है तो बस हंस कर रहे। इतने में बाबूलाल जी भी कमरे से बाहर आए। उन्होंने भी बेटे को देखा, बहू को देखा, पोते को देखा, और उनकी आंखों के कोर भी नम हो गए। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस गले में अटकती खुशी को खांसी के बहाने छुपा लिया। रात का खाना लगा। मनोरमा जी ने वही दाल बनाई थी जो रौनक को बचपन से पसंद थी, और प्रार्थना के लिए बिल्कुल हल्की सब्जी, क्योंकि उसे मसाले कम पसंद थे। वे स्वाद प्रार्थना के गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि हरने वाला अपराध बोध की तरह चुभ रहा था। खाने के बाद प्रार्थना ने पानी रखने के बहाने रसोई में कदम रखा। मनोरमा जी पीछे पीछे आ गई। बहू सब ठीक है ना? अचानक तुम लोग ऐसे? प्रार्थना के होंठ कांप गए। मम्मी जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मनोरमा जी ने चौंक कर कहा, माफ़ी? किस बात की? प्रार्थना ने गहरी सांस ली। मैंने आपको घर में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया, रिश्ते समझ नहीं पाई। मुझे लगता था मैं मायके में रहूं तो मुझे अपनी पहचान मिलेगी। यहाँ आती तो डर लगता था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मेरी आज़ादी कम ना हो जाए। सहेलियाँ कहती थी ससुराल में जितना कम रुकना उतना अच्छा, पर आज समझ आ रहा है कम रहने से रिश्ते भी कम हो जाते हैं। मनोरमा जी ने बहू के हाथ अपने हाथ में ले लिया। बेटी, डर सबको लगता है, पर घर तभी बनता है जब उसमें प्यार टिके, और प्यार का मतलब सिर्फ हंसना नहीं, एक दूसरे की चिंता करना भी है। प्रार्थना की आंखें भर आईं। आपने कभी मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? मनोरमा जी मुस्कुराई, पर उनकी मुस्कान में थकान थी। शिकायत करूंगी तो क्या बदलेगा? बेटा बीच में टूटेगा, बहू दूर हो जाएगी, इसलिए मैं चुप रही। और तुम्हारे पापा बड़े समझदार हैं, उन्होंने आज जो किया उसी की ज़रूरत थी। प्रार्थना चौंक गई। आपको पता है? मनोरमा जी ने सिर हिलाया। बाबूलाल जी आज सुबह तुम्हारे पापा के घर गए थे। बस मुझे सब नहीं बताया, पर उनकी आंखें बता रही थी कि बात भारी थी। उस रात बाबूलाल जी ने रौनक को अपने पास बुलाया। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हारी माँ के सामने आए, वे अंदर से बहुत जल्दी टूट जाती है। रौनक ने धीरे से कहा, पापा गलती हमारी भी थी, मैं खुद भी 2 घंटे का बेटा बन गया था। बाबूलाल जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। देख, तुम्हारे पास नौकरी है, दौड़ है, दुनिया है, पर एक दिन यही दुनिया धीमी हो जाएगी।
तब तुम्हें घर का सहारा चाहिए होगा, और घर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम आज घर को समय दोगे। सुबह प्रार्थना जल्दी उठी, नाश्ता बनाने रसोई में पहुंच गई। मनोरमा जी ने चौंक कर कहा, अरे बहू, तू क्यों उठी? मैं कर दूंगी। प्रार्थना ने मुस्कुराकर कहा, आज आप बैठिए मम्मी जी, आज मैं करूंगी, पर इसलिए नहीं कि फर्ज है, इसलिए कि मन है। बाबूलाल जी ने अखबार के पीछे से ये दृश्य देखा। उन्होंने धीरे से आंखें पोंछी और मन ही मन कहा, बस यही तो चाहिए था, अपनापन। 2 दिन बाद प्रार्थना ने खुद रौनक से कहा, हम हर महीने एक वीकेंड आपके माता पिता के साथ रहेंगे और हर महीने एक वीकेंड मेरे माँ बाप के साथ। बाकी दिनों में भी कॉल सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बस हालचाल नहीं, बात भी होगी। रौनक ने पहली बार सच में राहत की सांस ली। मैं भी यही चाहता था प्रार्थना, पर तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए कह नहीं पाता था। प्रार्थना ने उसकी तरफ देखा। नाराजगी तब होती है जब दिल में दूरी हो। अब दूरी नहीं रखेंगे। कुछ हफ्तों बाद जब प्रार्थना के मायके से फोन आया, गीता जी ने पूछा, बेटा सब ठीक है? प्रार्थना ने हंसकर कहा, मम्मा अब सब ठीक नहीं, सब अपना लग रहा है। और सच यही था, रिश्ते कागज पर नहीं, व्यवहार में निभते हैं। मायका भी अपना है, ससुराल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ प्यार को समय दिया जाए, वही घर सच में घर बनता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।